डोस्टोयस्की का नाम सुनते ही एक ऐसा राइटर जहन में आता है जो इंसानी दिमाग की गहराइयों को एक्सप्लोर करता है। उसका नोबेल क्राइम एंड पनिशमेंट दुनिया के उन मशहूर क्लासिक्स में से एक है जो इंसानी नफ्सियात, जुनून और मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने का एक बेहतरीन जरिया है। ये नोबेल 1866 में पब्लिश हुई थी और तब से आज तक इसने लोगों के दिलो दिमाग को झंझोड़ा है। ये कहानी एक जवान लड़के रॉसकोर्निकोव की जिंदगी पर लिखी गई एक नॉवेल है जो एक लॉ ग्रेजुएट है और अपने हालात से तंग आकर एक गुनाह करता है। लेकिन उसके बाद उसके ज़मीर के अंदर की जंग उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। रासकोल्निकोव रशिया की कैपिटल सिटी सेंट पीटर्सबर्ग में एक किराए के कमरे में रहता है जो एक पुरानी सी इमारत के सबसे ऊपर वाली मंजिल के कोने में है और इसका साइज भी कुछ एक अलमारी से ज़्यादा नहीं है। और उसपे सितम बालाई सितम ये कि उसका भी इससे किराया दिया नहीं जाता। मगर ये अपने आप को एक ख़ास इंसान, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान मानता है और कभी-कभी न्यूज़पेपर्स के लिए कुछ आर्टिकल्स भी लिख देता है। हाल ही में उसने अपना एक नया आर्टिकल ऑन क्राइम नाम के टाइटल से लिखा है। रासकोल्निकोव पैसों की मुश्किलात से तंग आके एक ऐसी थ्योरी डेवलप करता है कि कुछ इंसान जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो किसी भी तरह के कानून से ऊपर होते हैं। उन्हें सोसाइटी के नॉर्म्स ब्रेक करने का हक है और वो ऐसे काम कर सकते हैं जो आम इंसानों के लिए गुनाह होते हैं। रासकोल्निकोव ये समझता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान, कोई ख़ास इंसान कुछ गलत काम करता है तो उसके गुनाह को जस्टिफाई किया जा सकता है। मगर शर्त यह है कि वो काम इंसानियत की भलाई के लिए हो और इंसानियत के बड़े कॉज के लिए होना चाहिए। ऐसी ही थ्योरी अपने वक्त में नेपोलियन बोनापार्ट भी दिया करता था। हो सकता है रासकोल्निकोव ने उसी को फॉलो किया हो या फिर उसने कहीं पर उसका लिटरेचर पढ़ा हो। नेपोलियन ने भी अपने जंग के मकसद को हासिल करने के लिए इंसानों का खून बहाना, मारना काटना ये सब कुछ सही ठहराया था। और अब ये थ्योरी रासकोल्निकोव के जहन में चल रही है। मगर इसको टेस्ट कहाँ और कैसे करें, इस थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें, रासकोल्निकोव इसी के बारे में सोच रहा है। और इसके लिए रासकोल्निकोव ने एक बूढ़ी औरत इलियोना इवानोवा को कत्ल करने का फैसला कर लिया है, जो लोगों को ब्याज पर पैसे देती है और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे पैसे कमाती है। रासकोल्निकोव का मानना है कि उस औरत का कत्ल करने से वो ना सिर्फ अपनी पैसों की तंगी, अपनी पैसों की दिक्कत को दूर कर सकता है, बल्कि सोसाइटी को भी एक गलत इंसान के चंगुल से आज़ाद करा सकता है। इवानोवा रासकोल्निकोव के पास वाली बिल्डिंग में ही रहती है। अपने प्लान के मुताबिक शाम को 6 बजे ये अपने कोट में एक कुल्हाड़ी छुपाकर उसके घर जाता है। हालाँकि पहले भी ये उसके पास जाता रहा है अपना कुछ कीमती सामान गिरवी रखने के लिए। उसने इसे काफ़ी कम पैसे भी दिए थे, जिसकी वजह से ये उससे काफ़ी नफ़रत भी करता है। और इस बार ये एक पुराना और बेकार सा एस्ट्रे बॉक्स लेकर उसके पास जाता है, बहाने के तौर पर जिससे घर में एंट्री मिल सके और वहाँ जाने का कोई बहाना बन सके। वहाँ जाकर ये अपने प्लान के मुताबिक इवानोवा को कत्ल कर देता है। अचानक इवानोवा की बहन लिज़ाबेटा जो पहले से ही वहाँ मौजूद थी, हालाँकि रॉसकोर्निकोव को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही उसको मारने का इसका कोई प्लान था। अचानक में उसे देखकर रॉसकोर्निकोव को घबराहट होती है और उसको कुछ भी नहीं सूझता और वो लिज़ाबेटा को भी कत्ल कर देता है। हालाँकि ये उसके प्लान का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था। जैसा कि बाद में उसे लिज़ाबेटा की मौत का इवानोवा की मौत से भी कहीं ज़्यादा अफ़सोस होता है। लेकिन कत्ल के बाद उसका ज़मीर खुद से इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, इसे बार-बार मजबूर करता है कि तूने कत्ल किया है, यू आर अ क्रिमिनल। और वो अपने आप को गुनाह और गिल्ट के बोझ में लगातार डूबता हुआ पाता है। कत्ल के बाद रासकोल्निकोव अपने फैसले के बारे में उलझन महसूस करता है, उसका ज़मीर उसे चैन नहीं लेने देता और वो अपने गुनाह को जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अंदर से वो हमेशा गिल्ट फ़ील करता है, वो हमेशा अकेलापन और बेचैनी फ़ील करता है। डोस्टोयस्की ने रासकोल्निकोव की नफ्सियाती जंग को बहुत ही गहराई के साथ लिखा है, जहाँ एक तरफ वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्योरीज़ को सच करने की बात साबित करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका ज़मीर, उसका अपना खुद, उसका अपना सेल्फ उसे हमेशा ये याद दिलाता है कि वो एक कातिल है। ये नॉवेल सिर्फ़ एक कत्ल की कहानी नहीं है, बल्कि एक नफ्सियाती सफ़र है जो हमें ये दिखाता है कि जब एक इंसान अपने आमाल के असर से गुज़रता है, तो वो कैसे अपने अंदर के इंसान से जंग लड़ता है।
रास्कोल्निकोव का ये स्ट्रगल उस इंसानी नेचर का एक हिस्सा है जिसमें हम अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं, लेकिन हमारा ज़मीर, हमारा खुद का सेल्फ अंदर से हमें सच बार-बार आईने की तरह दिखाता रहता है। कहानी में सोनिया मार्मेलाडोव का किरदार रास्कोल्निकोव की ज़िंदगी में एक रोशनी की तरह आता है। सोनिया मार्मेलाडोव एक जवान लड़की है, महज़ उसकी 17 या 18 साल की उम्र रही होगी। जब रास्कोल्निकोव ने इवानोवा का मर्डर किया था, तो उसके बाद वो घबराहट की वजह से अकेले रूम में ना रह सकने की वजह से वो एक पब में चला जाता है, एक शराब खाने में, और वहाँ उसकी मुलाकात मार्मेलाडोव से होती है। और मार्मेलाडोव इतनी शराब पी चुका था, हालाँकि वो एक बिज़नेसमैन था, उससे पहले उसने काफ़ी कुछ अचीव किया था लाइफ़ में, लेकिन अब शराब पीने की वजह से और अपनी गलत हरकतों की वजह से वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। मार्मेलाडोव से मुलाकात के बाद रास्कोल्निकोव इसके साथ कुछ देर शराब पीता है, कुछ देर बातचीत करता है और उसके बाद मार्मेलाडोव नशे की हालत में बेहोश हो जाता है। कुछ देर की दोस्ती की वजह से रास्कोल्निकोव को लगता है कि मुझे एट लीस्ट इसे इसके घर तक तो छोड़ना चाहिए, और रास्कोल्निकोव मार्मेलाडोव को उसके घर पहुँचाने जाता है। वहाँ पर उसकी बीबी कैथरीन उसे देखकर भड़क जाती है, वो मार्मेलाडोव को भी सुनाती है और रास्कोल्निकोव को भी। हालाँकि ये उसकी मदद करने गया होता है और वहाँ पर इसकी मुलाकात रास मार्मेलाडोव की बेटी सोनिया से होती है, जो सोनिया मैंने बताया पहले से ही 17-18 साल की एक लड़की है और अपने घर वालों से, अपने फैमिली से वो बहुत मोहब्बत करती है, जिसकी वजह से वो कुछ भी करने को तैयार है। और हालाँकि अब वो हाल ही में अपनी घर की मदद करने के लिए, अपने घरवालों को सपोर्ट करने के लिए एक तवाइफ़ बन चुकी है, एक प्रोस्टिट्यूट। लेकिन उसका ज़मीर साफ़ है, वो चीज़ों को इस एंगल पे देखती है कि वो जो भी कुछ कर रही है, वो अपने घर की भलाई के लिए कर रही है। रहा सवाल समाज का, समाज एक प्रोस्टिट्यूट को, एक वेश्या को किस अंदाज़ से देखता है, किस नज़र से देखता है, वो उसका अपना मामला है। रास्कोल्निकोव जब सोनिया से मिलता है तो उसके लिए एक नई दुनिया खुल जाती है, क्योंकि एक तरफ रास्कोल्निकोव जो डबल मर्डर करने के बाद अपने अंदर के ज़मीर से लड़ रहा है, वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा है, वो उसका ज़मीर बार-बार उसे बता रहा है कि तू कातिल है और समाज के हिसाब से भी वो कातिल ही है। लेकिन दूसरी तरफ है सोनिया, जो समाज के हिसाब से गलत है, वो एक वेश्या है, लेकिन फिर भी उसे इस बात का कोई अफ़सोस भी नहीं है और ना ही वो इस बात को लेकर के अपने अंदर अपने ज़मीर की जंग लड़ रही है। सोनिया का रास्कोल्निकोव पर जो असर होता है वो बहुत ही अहम है। उसके ज़रिए डोस्टोव्स्की हमें ये दिखाते हैं कि जब एक इंसान अपने गुनाह का इकरार करता है और अपनी गलतियों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, तो वो अपने आप को नई ज़िंदगी दे सकता है। सोनिया का दर्द और उसकी मजबूरी के बावजूद भी उसका ज़मीर साफ़ है और वो हमेशा रास्कोल्निकोव को एक सही और सीधा रास्ता सुझाने के लिए एक मिसाल बन जाती है। क्राइम एंड पनिशमेंट एक ऐसी कहानी है जो इंसानी नफ्सियात और ज़मीर की गहराइयों को एक्सप्लोर करती है। डोस्टोयस्की ने इस नॉवल के ज़रिए ये बताया है कि इंसान अपने अमाल का ज़िम्मेदार खुद होता है और जब तक वो अपने गुनाह का सामना नहीं करता, तब तक वो आज़ाद हो ही नहीं सकता। रास्कोल्निकोव का सफ़र सिर्फ़ एक कातिल का सफ़र नहीं है, बल्कि एक इंसान का अपने अमाल से रूबरू होना और अपने गुनाह का इकरार करने का सफ़र है। नोबेल के आखिरी हिस्से में रास्कोल्निकोव अपने ज़मीर की लड़ाई में हार मानता है और वो सोनिया की मदद से अपने गुनाह का इकरार करने का फ़ैसला लेता है। वो पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है और जिसके बाद वो साइबेरिया में एक कैद में भेज दिया जाता है। अब क्योंकि उसने अपने जुर्म का इकरार खुद किया होता है, पुलिस उसको किसी भी एंगल से पकड़ नहीं पाती है, तो उसके साथ आम कैदियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। उसकी सज़ा उम्र कैद और सज़ाए मौत से लेकर शॉर्ट कर दी जाती है, जो अब केवल 8 साल के लिए है। और यहाँ पर ये नॉवेल फ़ास्ट फॉरवर्ड हो जाता है और सीधी कहानी दिखाई जाती है साइबेरिया की, जहाँ पर रास्कोल्निकोव अपनी सज़ा काट रहा है। इस तरीके से डॉस्टोव्स्की का ये पैगाम है कि इंसान अपने जुर्म से भाग नहीं सकता, जब तक इंसान अपने गुनाह का सामना नहीं करता। तब तक वो अपने अंदर की जंग से आज़ाद हो ही नहीं सकता। रास्कोल्निकोव का इकरार करना, उसका कबूलनामा एक ऐसी राह है, जो उसे नफ़रत और गिल्ट से आज़ाद कर देती है। जैसे ही वो अपनी गलती का एहसास कर लेता है, उसको लीगल एंगल पर उसको पुलिस के सामने जाकर इकरार कर लेता है, तो उसे उन सारे गमों से, उन सारी ज़िद्दो-जहद से, उन सारी कशमकश से आज़ादी मिल जाती है। नॉवल का एंड एक उम्मीद भरा पैगाम है, चाहे इंसान कितनी भी गलतियाँ क्यों ना करे, अगर वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर ले और अपने जुर्म से बच निकलने की कोशिश करे, तो वो अपने लिए एक नई ज़िंदगी, एक नई राह खोल सकता है। रास्कोल्निकोव के लिए सोनिया का प्यार और उसका साथ एक नई शुरुआत का सबब बनता है। ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि कोई भी इंसान कितना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्योरी क्यों ना बना ले, जब वो अपने ज़मीर के खिलाफ काम करता है, तो वो अपने आप को आज़ाद महसूस कर ही नहीं सकता। सोनिया का किरदार एक ज़बरदस्त मिसाल है सैक्रिफ़ाइस की, एक ऐसी राह जो हमेशा इंसान के लिए खुली रहती है और अगर वो अपनी गलतियों का इकरार कर ले, तो इससे राह फ़राग पा सकता है, इससे आज़ादी पा सकता है।
और आखिर में रास्कोल्निकोव को ये एहसास भी हो जाता है कि उसने जो भी कुछ किया वो ना इंसानियत की भलाई के लिए था, ना उसकी खुद की भलाई के लिए था। और उसका जो ईगो, जो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने का, समझने का, खुद का जो नज़रिया था, वो भी कहीं न कहीं टूटता हुआ दिखाई देता है। और अब जब साइबेरिया में वो सोनिया के पैरों में पड़कर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि मैंने जो गलती की थी, मैं आज उसका इकरार करता हूँ, उसे कबूल करता हूँ और अभी तक मैंने पुलिस के सामने इसको तस्लीम किया था, इसको माना था, लेकिन आज मैं अपने ज़हन से इस बात को डिनाई करता हूँ कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हूँ। और ये नज़ारा, ये मंज़र ये दिखाता है कि डॉस्टोव्स्की की कहानी का कि किस तरीके से एक इंसान जो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानता है, जो अपने आप को एक आम लोगों से ऊपर का इंसान मानता है, आज उसका ईगो, उसका घमंड, उसकी सारी थ्योरीज़ एक तवाइफ के कदमों में टूटती हुई नज़र आ रही हैं। क्राइम एंड पनिशमेंट का पैगाम हमेशा रिलेवेंट रहेगा। ये कहानी हमेशा ये समझाती है कि इंसानी ज़मीर और उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी गहरी होती हैं और कैसे एक इंसान अपने अमाल का सामना करने से पहले अपने अंदर के सेल्फ से कितनी देर और कब तक लड़ाई करता रहता है। डोस्टोव्स्की ने इस कहानी के ज़रिए ये दिखाया है कि इंसान के लिए अपने जुर्म से छुटकारा पाना और अपने गुनाह का इकरार करना ही असली सुकून का ज़रिया है, असली निजात का रास्ता है। क्राइम एंड पनिशमेंट एक टाइमलेस नॉवेल है जो इंसानी दिमाग की गहराइयों और ज़मीर के मसाइल को समझने का एक बेहतरीन ज़रिया भी है। ये कहानी हमेशा हमें ये याद दिलाती रहेगी कि इंसान अपने एक्शंस का ज़िम्मेदार खुद होता है और जब तक वो अपने जुर्म का सामना, वो अपने गुनाह का सामना नहीं करता, तब तक वो अपने ज़मीर की लड़ाई से आज़ाद हो ही नहीं सकता। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, कोई भी किताब या कोई भी बुक समरी खुद से पढ़ने का बदल नहीं हो सकती। हमने इस वीडियो में किताब की मेन थीम्स को, इसके मेन कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश की है और जो हम सबके लिए रिलेवेंट भी है, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, साइंस से, फिलॉसफी से या पॉलिटिक्स से। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मैं खालिद रज़ा और आप सुन रहे थे खालिद रज़ा टॉक।